आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया और कब किया था? सर मैंने 2006 में इतिहास विषय से ग्रेजुएशन किया हूँ। अच्छा, उसके 2006 के बाद आपने क्या किया? सर 2006 से 2009 तक मैं सर एक आईटी कंपनी में वहाँ मैं कंप्यूटर प्रोजेक्ट था। अच्छा, पर मैंने काम किया हूँ और एक ब्लॉक इंफॉर्मेशन सेंटर प्रोजेक्ट था जिसके अंतर्गत सभी था, उस प्रोजेक्ट पर मैंने काम किया हूँ। अच्छा, सर उसके बाद 2013 तक एनजीओ में काम किया हूँ। पटना की एनजीओ थी जिसमें मैंने सर समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत जो महिला भिक्षुओं के लिए एक पुनर्वास केंद्र चलता है अच्छा, और शिक्षा विभाग के अंतर्गत उत्प्रेरण केंद्र चलता है, ये 2 प्रोजेक्ट मैं सर वहाँ देखता था। अच्छा, और सर इसी दौरान मैंने डिस्टेंस से एमबीए कोर्स कंप्लीट किया हूँ। अच्छा, और सर 2013 से 2016 तक ग्रामीण विकास विभाग की जीविका परियोजना है, उस परियोजना में मैं सर ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में सर 3 साल मैंने काम किया है। अच्छा, और सर 2016 से वर्तमान तक अभी मैं सर 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र में प्रबंधक के रूप में कार्यरत हूँ। अभी मेरी पोस्टिंग समस्तीपुर जिले में है और सर यहाँ मैं 3 योजना को देखता हूँ, जिसमें सर पहला है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, इसमें सर 4 लाख रुपए का ऋण बच्चों को दिया जाता है। दूसरा है सर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, जिसमें सर 24,000 का भत्ता दिया जाता है। और सर एक कुशल युवा कार्यक्रम है। और इसके साथ ही सर अभी हाल में जून में सर उद्योग विभाग के डीआरसी को टैग कर दिया गया है और उसमें सर 3 योजना चलाया जा रहा है। जो प्रवासी मजदूर वापस लौटे हैं उनको सर रोजगार से जोड़ना है, उनको सर SC/ST उद्यमी योजना है उनसे जोड़ना है और सर एक क्लस्टर लेवल इनोवेशन फंड दिया गया है सभी जिलों को 50 लाख रुपए का, उसके तहत सर 5 उद्योग को सर स्थापित करना है। तो ये भी काम सर अभी मैंने सर किया। ये आपकी जो नियुक्ति है ये अस्थायी नियुक्ति है या तदर्थ नियुक्ति है? सर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। अच्छा, ये मुझे बताइए, आपने इतिहास विषय से किया और आपने विषय कौन सा लिया है इसमें? सर LSW। तो आपने इतिहास से किया, फिर आपने मैनेजमेंट की भी पढ़ाई की, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स रहे होंगे जो कि उससे संबद्ध रहे होंगे, फिर आपने ये श्रम एवं समाज कल्याण क्यों लिया? सर जो MBA में मेरी पढ़ाई हुई थी उसमें सर एक पूरा पेपर था इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज। तो सर बहुत सारी चीजें मेरे सर पूर्व में से पढ़ी हुई थी। और दूसरा सर बहुत सारे जो लेबर लॉ से संबंधित नियम है जिनका सर अपने डे टू डे एक्टिविटी में भी यूज है। जैसे मेरे कार्यालय में जो कर्मी है उनका EPF कटौती सर हम करते हैं, उनका ESI कटौती करते हैं। जो सर हमारे यहाँ आउटसोर्स कर्मी है उनको मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत हम भुगतान करते हैं। तो सर ये किस परिचित का पेपर था, इस कारण सर मैंने इसको ऑप्ट किया था। मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत कौन कौन सी कटौतियां वैधानिक रूप से की जाती? सर कटौतियों के संबंध में पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट 1936 में सर दिया गया हुआ है और उसके अंतर्गत दिया हुआ है कि सर कोई अगर अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है तो सर उसके लिए कटौती की जा सकती है। किसी प्रकार का सर पेशा कर या आयकर है सर उसकी कटौती की जा सकती है। कोई अगर सर LIC का पॉलिसी लिए हुए है तो उसके अंतर्गत कटौती की जा सकती है। तो सर विभिन्न प्रकार की सिक्योरिटी कटौती है सर वो की जा सकती है, बशर्ते कि टोटल कटौती सर जो है वो 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी प्रकार का इंश्योरेंस वगैरह सर या किसी प्रकार का श्रम से संबंधित उसकी सदस्यता कटौती होती है तो सर वो अधिकतम 75% तक कटौती हो सकती है। अच्छा, आप इतिहास के विषय से आपने ग्रेजुएशन किया, मैं वहीं से पूछूंगा। आप मुझे बताएं कि मध्यकाल में किस शासक ने श्रमिक से संबंधित या फिर नियोजन से संबंधित सर्वाधिक कार्य किए? सर तुगलक काल में सर देखने को मिला था कि संबंधित फिरोज शाह तुगलक के काल में और सर
MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में सर देखने को मिला था कि रोजगार के संबंध में उनके लिए प्रयास किए गए थे सर। फिरोज शाह तुगलक ने ही एक अलग से नियोजन विभाग भी खोला था दिल्ली में। नियोजन सही कहा आपने। थैंक यू सर। मुझे बताएं कि अगर सिंधु घाटी सभ्यता से मैं प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैं पढ़ता हूं तो कहीं कहीं मुझे लगता है कि मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया, कहीं मैं पढ़ता हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो पतन उसका हुआ। तो ये पतन और विनाश, ये दो थ्योरी जो चलती है, ये मुझे थोड़ा इसको बता सकते हैं आप कि क्या कहना चाहते हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो सर एक अपने समय चरम पर थी और सर उसका जो पतन हो गया या विनाश हो गया, इस संबंध में सर एक मत नहीं है इतिहासकारों का। सर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि बाढ़ एक कारण था जिस कारण से पूरा समूल नाश हो गया। हम कारण पे नहीं जा रहे, हम पूछना चाह रहे हैं कि पतन हुआ कि विनाश हुआ। सर इसी संबंध में सर मतभेद है कि सर कुछ का मानना है कि सर पतन हो गया, जो सर आर्य सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, वो आई और सर वो वहां पर सर उनका पतन हो गया और सर वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो माइग्रेट होकर शिफ्ट होकर साउथ इंडिया की तरफ चले गए। और सर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि एक भीषण बाढ़ आया था और जिसके कारण से पूरा समूल नाश हो गया। उसके बाद की कोई संस्कृति है? सर्वमान्य क्या मानते हैं? अभी भी हम लोग मानते हैं इस बात को कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ, पतन हुआ, तो अगर उसके क्यों ऐसा कारण मानते हैं कि पतन हो गया? सर जो सबसे सर्वमान्य माना गया है सर वो है कि सर बाढ़ के कारण सर। नहीं, हम कारणों पर नहीं विनाश हो गया सर। मैं कारण पर नहीं जा रहा हूं, मैं उसके बाद की कुछ संस्कृति का नाम आपसे जानना चाह रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद वो जो नगरीय सभ्यता थी उसका पतन हुआ और ग्रामीण सभ्यताओं में वो तब्दील हो गई। वो ग्रामीण सभ्यता कौन कौन सी थी? सर वो ग्रामीण सभ्यता वैदिक सभ्यता थी सर। अच्छा, और कुछ संस्कृति का नाम नहीं जानते आप? और सर कुछ याद आ रहा है, कुछ सर जोड़वे संस्कृति थी। हाँ, कोई बता सकते हैं जोड़वे संस्कृति का कौन कौन सा स्थल है? सर ये सर एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन सर शायद मध्य प्रदेश के आसपास सर जोड़वे संस्कृति सर कुछ हुआ था और उस समय भी सर समकालीन कुछ संस्कृतियां थे लेकिन सर उनका विस्तृत क्षेत्र काफी सर सीमित क्षेत्र में था। और सर जो सिंधु सभ्यता के बाद सर जो मुख्य आय सर वो वैदिक सभ्यता देखने को मिलती है सर। अच्छा, बिहार में अगर आप देखें तो नवपाषाण स्थल बहुत प्राप्त हुए हैं, उसमें से 2-3 बहुत महत्वपूर्ण है। आप बता सकते हैं वो जो कौन कौन सा जगह है? बिहार में जो सर जो नवपाषाण कालीन अवशेष मिले हैं सर, सबसे उसमें प्रमुख है सर चिरान। और सर उसके अलावा चिरान सर। अच्छा, ये चिरांद जरा मुझे बता सकते हैं कि चिरांद में नवपाषाण काल के जो मिले हैं अवशेष और कश्मीर में भी उसी काल में अवशेष मिले हैं, इन दोनों के बीच में बुर्जहोम में, तो आप बुर्जहोम और इन दोनों में अगर आप देखें तो बहुत साम्यता दिखाई पड़ती है। किन किन मामलों में साम्यता है और क्या भिन्नता है? चिरांद में हड्डियों के उपकरण मिले हैं और सर बुर्जहोम में भी हड्डियों के उपकरण मिले हैं और सर अंतर है कि बुर्जहोम में सर वहां गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं लेकिन सर यहाँ चिरांद से वैसे गर्त निवास के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अच्छा, चलिए। अच्छा, और मैं आगे बढ़ूं, मुझे बताइए कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बिहार में पर्यटन एक उद्योग के रूप में क्यों विकसित नहीं हो पाया? सर बिहार में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं क्योंकि सर यहाँ सभी धर्मों के प्रमुख धर्म स्थली बिहार में पाए जाते हैं, चाहे सर बुद्ध से हो, जैन से हो, सिख से हो, हिंदू धर्म से हो, जैन धर्म से हो या सर इवन क्रिश्चियन धर्म से भी हो। लेकिन सर जिस मात्रा में सर पर्यटन उद्योग का बढ़ावा होना चाहिए था सर उस मात्रा में नहीं हो पाया। हालांकि
गत वर्षों में प्रयास को देखें तो सरकार के द्वारा ब्लिसफुल बिहार करके और पर्यटन सर्किट को सभी को जोड़ने के संबंध में और उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए गए हैं। लेकिन सर इसमें सर देखा जा सकता है कि कभी सर इसकी बिहार की ब्रांडिंग सर उस ढंग से नहीं की जा सकी जिस तरह से देश के अन्य हिस्सों में ब्रांडिंग की जा सकी। आज के भी डेट में अगर सर आप बिहार में कोई ऑनलाइन सर सर्च करेंगे कि हमें कोई टूर पैकेज मिल जाए कि जो बिहार के सभी लोकेशंस को हमको भ्रमण करा दे, तो सर आज के भी डेट में आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन अगर आप अन्य सर राज्यों से तुलना करें तो आप सर शिमला हो, नैनीताल हो या कोई भी अगर आप चार धाम घूमना चाहते हैं तो आपको सर एक होलिस्टिक पैकेज मिल जाता है। तो यहाँ सर एक कमी हमें दिखती है कि सर ना तो सरकार की तरफ से और ना ही किसी प्राइवेट प्लेयर की तरफ से वैसा कंबाइंड पैकेज की व्यवस्था कराई जा सके। और सर दूसरा है कि सर प्रचार प्रसार, एक सर प्रचार प्रसार ग्लोबल तरीके से और प्लेटफॉर्म तरीके से नहीं सर किया पाया, जैसे सर अखबार के माध्यम से या टेलीविजन के माध्यम से या सर फेसबुक के माध्यम से एक सर बिहार टूरिज्म को ब्रांड की तरह सर पेश नहीं किया गया। सर यह कारण रहा कि सर जितना अदर स्टेट में प्रमोट हुआ उस ढंग से सर यहाँ नहीं प्रमोट हो पाया। अगर सर संभावना की देखें तो यहाँ सर जंगल सफारी को प्रमोट किया जा सकता है, बहुत सारे अभ्यारण्य है उनको सर प्रमोट किया जा सकता है, जो हमारे रिलीजियस प्लेसेज है उनके लिए सर टूर पैकेज प्लान किया जा सकता है, गांधी के सर्किट को लेकर के टूर पैकेज प्लान किया जा सकता है। तो सर एक पैकेज और प्रमोशन सर जो दिखता है सर वही दिखता है। तो सर एक ब्रांड के तौर पर सर प्रमोट करने में कहीं कमी रह गई, इस कारण से सर हमें लगता है कि बहुत ज्यादा सर, लेकिन हालांकि सिग्निफिकेंट मामले में सर देखा जाए तो कंसिस्टेंट जो हमारे पर्यटक हैं, क्योंकि गया होने के कारण इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, उसकी भी संख्या सर बढ़ी है और सर नेशनल टूरिस्ट है उनकी भी संख्या सर धीरे धीरे बढ़ रही है। और सर अगर प्रचार प्रसार और सर पैकेज के माध्यम से प्रयास किया जाए तो सर यह और तेजी में बढ़ सकता है। मैं आपको कहूं कि मैं पटना, मैं आपका कोई फ्रेंड है और पटना घूमने आया है, तो पटना में आप किन किन स्थलों पर घुमाने के लिए ले जाएंगे उन्हें? सर अगर मेरे कोई दोस्त सर पटना में आते हैं तो सबसे पहले तो मैं सर उन्हें जो रिसीव करूंगा पटना स्टेशन, तो सबसे पहले मैं पटना स्टेशन से ही सर दिखाऊंगा। और पटना स्टेशन से बाहर निकलते हुए सर जो महावीर मंदिर है, महावीर मंदिर में दिखाते हुए सर पहले तो मैं डेरा पर आऊंगा और उसके बाद सर प्लान कर करके पटना का चिड़ियाघर हो गया, म्यूजियम हो गया, गोलघर हो गया, वो सर घुमा करके जो सर आपको पटन देवी मंदिर है। आप इतिहास के छात्र हैं, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से स्थलों का नाम बताइए जहां आप घुमाएंगे। एक तो आपने बताया मॉडर्न एज का बताया, गोलघर किसने बनाया, किसके काल में बना था? सर ये कार्नवालिस के समय बना था। कि कौन प्रभारी थे जो बनाया उन्होंने? सर जॉर्ज गुलिस्टीन करके, सर एग्जैक्ट प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, जॉर्ज गुलिस्टीन सर करके सर नाम था। जॉन गयास्टीन नाम था उनका। चलिए ठीक है सर, गयास्टीन, सॉरी, थैंक यू सर। आप मुझे बताइए उसके ये बना था काहे के लिए? सर ये बना था, अनाज का गोदाम बना था। तो इसमें अनाज रखे जाते हैं? सर उस समय सर बना गया था, लेकिन सर एक टेक्निकल फॉल्ट हो गया था, दरवाजे बाहर की तरफ नहीं खोल करके अंदर की तरफ बन गया था। तो जिस समय सर जब भंडारण किया गया तो सर दरवाजा लॉक हो गया, इस कारण से सर उसका उपयोग नहीं हो पाया था सर। और उसके बाद आप बताइए कहाँ जाएंगे? उसके बाद सर सबसे पहले हम सर शुरू करेंगे जो सर जो रिलीजियस हिस्टोरिकल प्लेसेज हैं सर, वो सिख गुरुद्वारा, तख्त हरमिंदर साहिब का सर गुरुद्वारा, जो सर 10वें गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली रही है, तो सर वहाँ पटना सिटी में गुरुद्वारा है और वो सर प्लेस घुमाएंगे। और सर उसके बाद रिलीजियस प्लेस में पटन देवी मंदिर है, शक्तिपीठ के रूप में सर वो मान्यता प्राप्त है, तो सर वहाँ घुमाएंगे रिलीजियस प्लेस में। उसके बाद सर क्रिश्चियन प्लेस में पादरी की हवेली है, वहाँ सर हम उनको सर घुमाएंगे। और सर फिरदौसी संप्रदाय का यहाँ सर मनेर शाह में सर दरगाह है, वहाँ सर उनको हम घुमाएंगे। और सर अपना साउंडिंग है उसके बाद सर। हाँ चलिए, मैं आपसे उन्हीं से प्रश्न पूछता हूँ। जो स्वर्ण आपने कहा कि मंदिर में वो सिखों के मंदिर में गुरुद्वारा में ले जाऊंगा, तो और यहाँ गुरु गोविंद सिंह जी का जन्मस्थली है जैसा कि आपने बताया, आप मुझे बता सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह ने सिख धर्म में क्या परिवर्तन किया? सर गुरु गोविंद सिंह का सिख धर्म में बहुत ही सर काफी योगदान रहा है।
उनका सर प्रमुख योगदान इन संदर्भ में देखा जा सकता है कि सर जो एक गुरु की परंपरा थी वह सर आखिरी गुरु हुए और उन्होंने गुरु की परंपरा के जगह पर गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला गुरु मान लिया और सर वही बोला कि अब आगे कोई गुरु नहीं होंगे और सर जो ये हमारा ग्रंथ है यही अब आगे के समय में गुरु होंगे। तो सर ये एक बहुत बड़ा उनका योगदान था। उसके अलावा सर उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की और उसके बाद सर उन्होंने 5 क दिए, संघा, केस, कच्छा, कृपान, करा, ये सर 5 क दिए। उसके अलावा सर टाइटिल में भी हम लोग देख सकते हैं कि सर उनके पुरुषों के आगे सिंह और स्त्रियों के आगे फौड़ लगाने की परंपरा शुरू हुई और एक सर काफी आक्रामक रूप सर मिला और जो एक कड़ा प्रतिरोध और संघर्ष देखने को मिलता है सर वह गुरु गोविंद सिंह के समय में देखने को मिला था। अच्छा, फिर आपने कहा कि पादरी की हवेली घुमाऊंगा, ये पादरी की हवेली क्यों कहते हैं उसको? सर जब क्रिश्चियनिज्म का सर प्रभुत्व बढ़ रहा था और अंग्रेजों के आगमन के बाद से सर जब क्रिश्चियन आए तो सर जो बिहार में सबसे पहला चर्च बनाया गया वो सर वही पादरी की हवेली थी। कौन और थे? सर ये पादरी कौन थे पादरी वो? सॉरी सर अभी नाम सर नहीं रिकॉल कर वो मुझे आप बता सकते हैं कि वो ईसाई के किस शाखा के मेंबर थे? कैथोलिक थे? कैथोलिक थे सर। हाँ, कैथोलिक थे। कैथोलिक थे। अच्छा, ये कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में क्या अंतर है? हाँ सर, कैथोलिक हुए सर जो पहले से शुरू से चले आ रहे थे वो कैथोलिक हुए और बाद में सर जो इनमें सुधार आई और कुछ लोग सर इसके सुधार के लिए सर प्रोटेस्ट किए तो सर उन्हें प्रोटेस्टेंट कहा गया। इसके सर 2 शाखा है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। अच्छा, अभी भी देखिए तो पूरे विश्व में धर्म को लेकर के बहुत वैमनस्यता फैलती जा रही है। भारत में भी देखें तो आपको ये दिखाई पड़ता। इसके वैमनस्यता फैलने के क्या कारण आप देखते हैं? सर वैमनस्यता फैलने का कारण है कि सर नैतिक मूल्यों में गिरावट, इंसान के सर नैतिक मूल्यों में गिरावट आ गई है और सर मैं की भावना प्रबल हो रही है। हमसे मैं की भावना प्रबल हो रही है, उसको लगता है कि सर यथार्थवाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, भौतिकतावाद की प्रवृत्ति बढ़ रही है, अहम की प्रवृत्ति बढ़ रही है और सर अपने धर्म को श्रेष्ठ, दूसरे धर्म को अपने धर्म से श्रेष्ठ मानने की एक सर प्रथा चल पड़ी है और जिसमें हर कोई सर यह जताना या दिखाना चाह रहा है और खासकर सोशल मीडिया के आने से इसके प्रचार में तेजी देखी गई है। जब अपने विचार को सर व्यक्त करना और मास लेवल पर पहुंचाना अब सर पहले के मुकाबले बहुत ही आसान हो गया। अब सर एक छोटे से ट्वीट से दंगा भड़क जा रहा है। तो कारण क्या है कि सर पहुंच ज्यादा हो गया है तो और है क्या कि सर लोग अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए सर इसमें होड़ मची हुई है। अभी आप अगर डिस्कशन में आते हैं तो मुंगेर जैसी घटनाएं की पुनरावृत्ति न हो, आप क्या स्टेप उठाना चाहेंगे? सर एक मुंगेर की घटना सर जो हुई है इसमें सर लगता है कहीं डायलॉग की कमी रह गई और एक सर प्रॉपर संवाद जो सर समिति थी और प्रशासन थी उसके बीच में सर एक संवाद की कमी हो गई और इसी कारण सर यह एक विभत्स घटना घटी। तो सर एक संवाद की कमी हुई जिसके कारण से हमें लगता है कि सर यह हुआ। तो सर संवाद को प्रॉपर मेंटेन करेंगे और कम्युनिकेशन गैप कहीं नहीं हो पाए और किसी प्रकार का र्यूमर नहीं फैले तो सर र्यूमर को कर्टेल डाउन करने के लिए सर आवश्यक है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए रखे और चूंकि सर इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सर पहले से वहां मिला था इस तरह की घटना हो सकती है तो सर इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर पूर्व तैयारी करना ये सर एक कुछ प्राथमिकता में सर रहनी चाहिए थी जिसके कारण से इस प्रकार की घटनाओं को टाला जा सकता था। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपने एमबीए किया, एमबीए किस फैकल्टी में किया, कौन से स्ट्रीम में किया था? सर ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्सेज। आप मुझे बताइए कि बिहार में जो इतनी मात्रा में जनसंख्या है, कार्यशील जनसंख्या है, इसके बावजूद भी हम लोग इसमें पिछड़े हैं मानव संसाधन में। इसके पीछे आप क्या कारण देखते? सर किसी क्षेत्र की प्रगति सर 2 बातों पर निर्भर करती है। सर एक करती है उसके पास क्या सर रिसोर्सेज है, मिनरल रिसोर्सेज है और दूसरा उसके पास सर डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है।
सर पहले में तो हम लोग मिनरल रिसोर्सेज में तो सर हम लोग नहीं है, लेकिन सर हमारे पास सबसे जो पॉजिटिव पॉइंट है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है। लेकिन सर इसका सर प्रॉपर यूटिलाइज नहीं हो पाने के कारण इसका सर लाभ बिहार को नहीं मिल पाया और इसका लाभ सर अन्य राज्य उठा लिए। बिहार के डेमोग्राफिक डिविडेंड का लाभ देश के अन्य हिस्से उठा रहे हैं, लेकिन जो लाभ सर बिहार को मिलना चाहिए था सर वो नहीं मिल पाया। इसके पीछे सर बहुत सारे, कोई एक रीजन नहीं है सर, बहुत सारे एक क्रमिक रीजन को देखा जा सकता है, जिसमें कि सर अगर सर इंडिपेंडेंस के बाद से ही देखा जाए तो सर कुछ भाड़ा समानीकरण नीति थी, जिस कारण सर बिहार में इंडस्ट्री नहीं सेटअप हो पाए। इस तरह हम लोग देखेंगे कि 70-80 के दशक में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं था, जिसके कारण से कोई स्टेबल पॉलिसी नहीं बना। सर जब स्टेबल पॉलिसी नहीं रहेगा तो सर विकास की संभावना या इंडस्ट्रियलाइजेशन की संभावनाएं कम हो जाएंगी। जो सर हमारा एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस हो रहा है, जो एग्रीकल्चर पर जो सर हमारी 76% बिहार की आबादी सर उस पर निर्भर है, उसमें सर मैकेनाइजेशन नहीं हुआ। जो ट्रेडिशनल विधि से खेती की जा रही है सर वही खेती की जाती रही। इस कारण से क्या हुआ कि प्रोडक्टिविटी सर दिनों दिन घटता गया, जोत का आकार घटता गया, जनसंख्या बढ़ता गया, और सब जब भार बढ़ा तो लोग सर विकल्प के लिए सर बाहर पलायन करते गए। तो सर और आधारभूत संरचना की भी सर जिस तेजी से डेवलप होना चाहिए था सर, उस तेजी से शिक्षा का विकास या उस तेजी से आधारभूत संरचना, बिजली का विकास, स्वास्थ्य का विकास, सड़कें का विकास सर उतनी तेजी से नहीं हो पाया। और सर दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी सर अगर हम कमी देखें जिससे सर डेमोग्राफिक को यहाँ पर रोजगार मिलता, उसमें सर देखेंगे कि हमारे यहाँ लैंड एक्विजिशन सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सर लैंड चाहिए, तो सर लैंड एक्विजिशन में समस्या था। बिजली की निर्बाध रूप से आपूर्ति नहीं थी, लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत हाई था, और सर जो कम तो है लेकिन सर जो स्किल्ड लेबर चाहिए था उसकी कमी थी। और सर एक मेजर फैक्टर था सर सीडी रेशियो। बिहार का सीडी रेशियो सर पूरे भारत में सबसे कम है। नेशनल एवरेज की भी सर बात की जाए तो सर 72% सीडी रेशियो नेशनल एवरेज है, जबकि सर बिहार की सीडी रेशियो 45% है। यहाँ सर वित्त देने में जो आनाकानी होती है, जिसके कारण सर लघु और कुटीर उद्योग भी नहीं डेवलप कर पाए। तो सर इन सब चीजों को एक व्यवस्थित ढंग से करके एक सर प्रमोशन पॉलिसी, एक स्टेबल उद्योग के लिए पॉलिसी बनाए जाने से, कृषि में सर मैकेनाइजेशन, सुधार, उन्नत तरीके के किस बीज, खाद, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित कराने, सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए, और उद्योगों के विकास के लिए, कुटीर उद्योगों के लिए सर फंड की अवेलेबिलिटी कराने के लिए। और एक और सर नया किया जा सकता है कि सर अभी एक कॉन्सेप्ट चल रहा है पीयर टू पीयर लेंडिंग का। सर यह कोई आवश्यक नहीं है कि बैंक ही लोन प्रोवाइड करे, अभी सर ये आरबीआई के द्वारा पीयर टू पीयर लेंडिंग भी किया जा रहा है, जिसके तहत लोग ही एक दूसरे को वित्त उपलब्ध करा दे रहे हैं। एक सर ग्रुप है जिनके पास पैसे चाहिए, और दूसरा एक ग्रुप है जिनके पास कुछ सरप्लस मनी है, छोटे छोटे अमाउंट में वो अपने पैसे को बैंक के बजाय सर वहां पीयर टू पीयर लेंडिंग में कर सकते हैं। तो एक सर ये नया कॉन्सेप्ट चल रहा है जिसको सर बिहार में हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और पीयर टू पीयर लेंडिंग के माध्यम से काफी इजिली छोटे ऋण 2,000, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10,000, 50,000 तक का बहुत ही आसानी से 4 से 5 दिनों में सर वो लोन मिल सकता है। उसके अलावा सर पोस्ट ऑफिस बैंक को हम लोग ऋण देने के लिए नोटिफाई कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से सर बात कर करके। तो अगर सर ऋण की उपलब्धता करा दी जाए तो सर कुटीर उद्योग मेरे होंगे। और सर अगर हम लोग लैंड एक्विजिशन कॉस्ट पर काम कर ले, जो कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कम कर दें, कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम कर दें, कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक है उसको कम कर दें, कॉस्ट ऑफ लेबर तो सर कम है ही हमारे पास, और कॉस्ट ऑफ कंप्लायंसेज अगर से हम कम कर दें सर वाकई में सर यहाँ एक जितने हमारे पास रिसोर्सेज है एक इंडस्ट्रियल बूम सर यहाँ देखा जा सकता है। इस बार के विधानसभा चुनाव में मतदान का अगर आचरण देखें तो इसमें कुछ चेंजेस दिखाई पड़ता है आपको? सर इस चुनाव की बात की जाए तो सर इस चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियों ने एजेंडा सर काफी प्रोडक्टिव बनाया है, और यह सर देख करके काफी अच्छा लगता है। और सर बिहार में इस बार जो सर वाकई स्थानीय मुद्दे हैं उनको प्राथमिकता दी गई है। बड़े बड़े मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दे को छोड़ कर करके स्थानीय मुद्दे को प्राथमिकता दी गई है, यह सर एक विशेषता हमें सर लगी है। और छोटे छोटे मुद्दे उठाए गए हैं, रोजगार के मुद्दे उठाए गए हैं, शिक्षा के मुद्दे उठाए गए हैं, स्वास्थ्य के मुद्दे उठाए गए हैं, पलायन से संबंधित मुद्दे उठाए गए हैं। तो सर यह कुछ सर अंतर सर यह दिखता है। सभी के मैनिफेस्टो आपने देखे होंगे, किसका मैनिफेस्टो आपकी नज़र में सबसे सर्वाधिक उपयुक्त दिखाई पड़ा? सर अगर सर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो सर सभी
पार्टियों का अगर सर मैनिफेस्टो मिला दिया जाए तो सर एक सबसे बेहतर मैनिफेस्टो होगा। तो सर सभी का सर कंपोनेंट ले लिया जाए तो सर सबसे बेहतर होगा। किसी एक में सर किसी चीज पर ज्यादा फोकस है, किसी दूसरे चीज में कम फोकस है, तो कोई एक सर होलिस्टिक नहीं है। और सर जो भी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो उससे सर अन्य पार्टियों के भी मैनिफेस्टो को देखना चाहिए और उनकी अच्छी बातों को लेकर के उनको सर लागू किया जाना चाहिए। अच्छा, आप प्रमुख जितनी पार्टियां हैं आप उसके एक एक बता सकते हैं कि कौन कौन सा बढ़िया मुद्दा था इनको उठाया जाए? सर जैसे जो अभी जनता दल है, राष्ट्रीय जनता दल, उनका सर था रोजगार का मुद्दा, जिनका सर था कि हम फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में ही 10 लाख रोजगार देंगे। ये सर उनका एक प्रमुख मुद्दा था। इसके आपको अलावा सर लगता दूसरा है था आप कि जो तो मानव संसाधन में काम भी करते हैं, उस ओर आपने कार्य भी किया, आपको लगता है कि 10 लाख रोजगार का सृजन एक दस्तखत से शुरू हो सकता है? सर शुरुआत तो सर की जा सकती है, भले ही सर एक दस्तखत से नहीं हो, लेकिन सर एक कार्यकाल में तो सर किया ही जा सकता है। अगर एक सर पॉजिटिव वे में लेकर के चला जाए तो सर कोई भी काम असंभव नहीं है। और सर परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो चीज सर पूर्व में नहीं हुआ वह आगे हो नहीं सकता, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। किसी भी चीज को करने के लिए सर जुनून चाहिए, तो सर हर काम संभव किया जा सकता है। और यही सर हम लोग देखते भी हैं कि सर एक लंबी जंजीर गुलामी से सर देश हमारा जकड़ा हुआ था और हमेशा सर स्वतंत्रता के प्रयास हुए, कभी आंशिक सफलता मिली, कभी असफलता मिली, लेकिन सर प्रयास हमेशा जारी रहा और अंततः सर हम लोग देश आजाद हुए। तो सर जो हमारी बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचार और सर जो आधारभूत संरचना की कमी है, इसके बीच में सर आवाज लगेगा तो बिल्कुल सर हो जाएगा। दूसरा सर बात करें सर जो भी हमारी रूलिंग पार्टी है उसकी सर 7 निश्चय योजना पार्ट 2, वो भी सर काफी होलिस्टिक अप्रोच है, उस पर ध्यान दिया गया है। जो सर सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर, एग्रीकल्चर हमारा सबसे प्राइमरी सेक्टर है, वहां पर सर सिंचाई के लेकर के सर बात किया गया है। तो ये सर सबसे हमको इम्पोर्टेंट उसमें लगा है कि जो हमेशा एक मोटा मोटी बात किया जाता था किसानों के प्रति, लेकिन एक टू द पॉइंट बात नहीं था। तो ये सर एक टू द पॉइंट किया गया है कि हम हर खेत तक सिंचाई उपलब्ध कराएंगे और इसके लिए सर बताया गया है कि हम एरियल सर्वे का उपयोग करेंगे और इसके लिए हम अलग से हर एक मैप बना करके, और ऐप बेस्ड होगा। आपको सिंचाई करना है, आप अपने ऐप के थ्रू डालिएगा कि मेरा ये जीपीएस लोकेशन से आ जाएगा और ऐप में डालिएगा कि हमको सिंचाई चाहिए, सिंचाई की उपलब्धता हो जाएगी। और सर तीसरा सर फिर प्रमुख जाप पार्टी का है, उसमें सर दिया गया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो बच्चियां हमारे हायर एजुकेशन में पढ़ने के लिए जाएंगे, चूंकि उन्हें दूर जाना पड़ता है, तो सर उनको साधन और सर कुछ अलग से वित्त मुहैया कराया जाएगा। ये सर कुछ एक एक बातें हैं सर ये जो मुझे अच्छे लगी हैं। अच्छा, आप मुझे अपने कार्य जो अभी आप कर रहे हैं उसकी 5 केंद्रीय बातें मुझे बताएं। सर पहला मेरा कार्य है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, जिसमें सर जो बच्चे इंटर के बाद कोई भी पढ़ाई पढ़ने जाते हैं उनके लिए सर 4 लाख तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराते हैं। आप बैंक को रिकमेंड करने का काम करते हैं? सर पहले यह बैंक के थ्रू होता था, अब सर बिहार सरकार ने अपना खुद का बैंक बना लिया है। अच्छा। और हम लोग अपना बिहार सरकार का पैसा देते हैं। हम सर जो ग्रांट करते हैं वो फाइनल हो जाता है, बैंक का प्रपोजल नहीं जाता है। तो ये सर बहुत ही इजी तरीके से बच्चों को ऋण मिल जाता है और केवल 30 दिन के अवधि में हम लोग उनको 4 लाख का लोन सैंक्शन कर देते हैं और कहीं बैंक नहीं जाना है, केवल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सर हम लोगों ने किया है और केवल 2 विजिट के बाद 4 लाख रुपया सैंक्शन हो जाता है। बिहार सरकार ने इस योजना में अब तक कितने लोगों को दिया? सर अब तक करीब सर 1.25 लाख लोगों को लोन सैंक्शन हो गया है और करीब सर ये 2800 करोड़ रुपए लोन सैंक्शन हो गया है। इसकी रिकवरी रेट क्या है? सर चूंकि रिकवरी रेट इसमें ऐसा है कि जितने साल तक पढ़ाई होती है उतने साल तक सर कोई पैसा वापस आपको नहीं करना है, ना तो मूलधन ना तो ब्याज। तो ये योजना कब से चल रही? सर ये योजना 2018 से, सर जो वैसे तो 2016 से चल रही है, लेकिन शुरू का योजना बैंकों के थ्रू था और जो बिहार सरकार ने अपना बैंक बनाया वो सर 2018 से 15 अगस्त 2018 से कार्यशील हुआ है। तो चूंकि अभी सर किसी का मोनिटोरियम अवधि आया नहीं है, इस कारण सर अभी रिकवरी शुरू नहीं हुआ है। अगर कोई व्यक्ति बेरोजगार रह गया और इस दशा में उसको कोई रोजगार उपलब्ध नहीं हुआ तो उस लोन का क्या होगा? अभी सर जो वर्तमान में पॉलिसी है उसमें है कि अगर कोई बेरोजगार है, 4 साल नौकरी कर लिए, 5 अगर सर कोई 4 साल का
अवधि के लिए लोन हो रहा है, तो 4 साल और प्लस 1 साल मोरेटोरियम अवधि, 5 साल तक उनको कुछ नहीं वापस करना है, न मूलधन न ब्याज। और 5 साल के बाद से जो नॉर्मल प्रोसेस है कि 4% सालाना साधारण ब्याज, और लड़कियों के लिए सालाना 1% सालाना साधारण ब्याज, मतलब सर 1 लाख का 1000 साल में ब्याज लगेगा, और वो भी उनको सर 7 साल में चुकाना रहेगा। 84 किस्त का इंस्टॉलमेंट बन जाता है। और वो भी अगर किन्हीं को नौकरी नहीं मिल पाता है और वह जो 2-3 हजार का इंस्टॉलमेंट आता है वह भी अगर चुकाने में सक्षम नहीं है, तो उन्हें प्रत्येक 6 महीना पर एक बार सर डीआरसीसी आकर के एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि हमें अभी तक कोई नौकरी नहीं मिली है और मेरा जो रिकवरी है उसको शिथिल रखा जाए। तो सर हम लोग शिथिल रखते हैं। ये सर जो प्रावधान है। उसके ऊपर कोई उत्पीड़न कार्रवाई नहीं होगी? नहीं सर, अभी तो कोई इसमें कार्रवाई की बात नहीं है। और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री ने विभिन्न मंचों से घोषणा भी किया है कि जो लास्टली अगर नहीं चुका पाएंगे तो उनको सरकार माफ कर देगी। एक योजना है, दूसरी योजना, दूसरा योजना है सर मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना। इसके बाद सर इसके अंतर्गत जो बच्चे इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं, आगे नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनको सर 24,000 रुपए का भत्ता दिया जाता है, 1,000 रुपया प्रति माह के हिसाब से। इसमें सर सिंपल प्रोसीजर है, आप इंटर के बाद कुछ कागज है ला करके सर डीआरसीसी में अप्लाई कीजिए, अगले महीने से आपको पैसा जाने लगता है, 2 साल तक आपके खाते में पैसा जाएगा। कितने लोगों को अब तक लाभान्वित किया गया इसमें? सर इसमें 5.5 लाख लोगों को भत्ता दिया जा रहा है। समस्तीपुर जिले में सर 9,000 बच्चों को दिया जा रहा है। 31 करोड़ रुपए सर हम लोग दे चुके हैं। और क्रेडिट कार्ड में समस्तीपुर में सर 5,000 करीब बच्चों को सैंक्शन हुआ है, जिसमें से सर 145 करोड़ लोन सैंक्शन है, और सर हमने 58 करोड़ 58 करोड़ सर ट्रांसफर कर दिए हैं। और तीसरा योजना? तीसरा योजना है सर कुशल युवा कार्यक्रम। इसके अंतर्गत बच्चों को 3 माह का निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जाता है। वह केवल उसकी न्यूनतम योग्यता आप मैट्रिक पास होना चाहिए, तो उनको 3 माह का निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण सर दिया जाता है। इसके तहत सर करीब पूरे बिहार में करीब 10 लाख बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अच्छा। चौथा है सर मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना। यह सर उद्योग विभाग के द्वारा संचालित होता है, और सर डीआरसीसी को इसके सचिवीय सहायता के लिए नॉमिनेट उद्योग विभाग के द्वारा जून महीने में किया गया है, क्योंकि सर ये योजना अति शुरुआती है। इसके अंतर्गत सर जो SC/ST और EBC समुदाय के लोग हैं उनको स्वरोजगार करने के लिए 10 लाख रुपए तक का उपलब्ध कराया जाती है राशि। इसके में जो 50% राशि होती है, अगर 10 लाख का प्रोजेक्ट है तो 5 लाख की राशि सर वो सब्सिडी होती है, और जो रेस्ट 5 लाख होता है वह ब्याज रहित होता है। मतलब सर टोटल का टोटल उनको कोई ब्याज नहीं लगना है और 5 लाख की राशि सब्सिडी हो जाएगी। अच्छा, पेपर पढ़ा है आज आपने? सर कल का पढ़ा है, आज का भी कल के पेपर का मुख्य समाचार क्या था? सर कल के पेपर का समाचार था अमेरिका इलेक्शन के संबंध में। जो बाइडेन लगभग सर फाइनल हो चुके हैं, हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वो सर फाइनल है। दूसरा था सर इसरो ने अपना लॉकडाउन के बाद पहला सैटेलाइट EOS-1 लॉन्च किए हैं। अच्छा, ये अमेरिका के चुनाव के संबंध में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, भारत के लिए कौन बेहतर होते, ट्रंप या जो बाइडेन? सर भारत एशिया कॉन्टिनेंट में उभरती हुई एक शक्ति है, और सर कोई भी सर वहाँ प्रेसिडेंट बने, उनको सर भारत के सहयोग में लिए बिना सर उनका हिंद महासागर क्षेत्र में प्रभुत्व नहीं हो सकता है। तो सर ट्रंप के भी शासनकाल में उल्लेखनीय प्रगति हुई, और सर डिफेंस डील्स, जो मेजर डिफेंस डील्स होते हैं वो सर कैरी आउट हुए। और हालांकि जो बाइडेन को में कुछ बातें हैं जिनको लेकर के आशंकाएं उठाई गई हैं, जैसे सर कश्मीर का मुद्दा था, या 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किया गया था, तो उसके संबंध में इनकी टिप्पणी थी कि यह भारत के धर्मनिरपेक्षता की जो छवि है उसके विपरीत है। और ये NRC को लेकर के भी इनके में रहे हैं। लेकिन सर कुछ जो पॉजिटिव बातें को देखे जाए तो सर इनके पॉलिसी में रहा है कि वह H-1B वीजा को रिलैक्स करेंगे। ये सर एक भारतीयों के लिए सबसे ज्यादा लाभ H-1B वीजा ही उठाते हैं। दूसरा है सर ग्रीन कार्ड का जो कोटा लिमिट लग गया था, वो उस कोटा को हटाने की बात करते हैं। इससे भी सर भारतीयों को फायदा होगा। और सर अगर देखा जाए क्लाइमेट चेंज के देख में, तो सर जो पेरिस सम्मेलन से जो अमेरिका पीछे हट गया था, तो उस पेरिस सम्मेलन में भी जो इनका है कि वो वापस ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा सर जो WHO की फंडिंग रोक दी, WHO की फंडिंग जो रोक दी गई थी, वो भी इनका है कि वो WHO की फंडिंग को
बढ़ावा देंगे और वापस उनको ज्वाइन करेंगे, तो इससे भी फायदा है, क्योंकि सर WHO के बहुत सारे कार्यक्रम भारत में भी चल रहे हैं, तो उनसे इनको प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। और भी सर नीतियां हैं कि सर आतंकवाद के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस की नीति है, और यह भी सर भारत की नीति से मेल खाता है। और हालांकि चीन के प्रति उनका किस प्रकार का रुख रहेगा यह सर अभी देखना होगा, तो इस संबंध में सर और बातें सर स्पष्ट होगी सर, लेकिन सर है कि सर पॉजिटिव रहेगा सर। भारतीय प्रधानमंत्री जब दौरे पे गए थे चुनाव से पहले, तो हमारे प्रधानमंत्री ने एक सम्मेलन में कह दिया कि अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये चुनाव प्रचार करके आ गए थे। तो वैसी दशा में जो बाइडेन के साथ रिलेशनशिप में कहीं ये रणनीतिक चूक तो नहीं मान सकते हैं आप इसको? ऐसा सर मुझे नहीं लगता है कि सर, चूंकि जो बाइडेन का बहुत पुराना सर, जिस समय वो उपराष्ट्रपति रहे थे, और उस समय से उनकी सर जो पॉलिसीज रही है वो सर वो प्रो इंडिया रही है। चूंकि सर जिस समय पोखरण परमाणु परीक्षण हुआ था, उस समय भी सर जो बाइडेन ने भारत के पक्ष में ही सर अपने स्टेटमेंट दिए थे। और फिर सर देखते हैं मनमोहन के काल में भी सर जो टाइज हुए थे बराक ओबामा के समय में, उस समय भी इनका काफी योगदान रहा था। तो सर ये एक, चूंकि वह उनका एक व्यक्तिगत तौर पर, उनकी एक पर्सनल केमिस्ट्री के तौर पर वह दिया गया था, एक सर ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं था, एक आधिकारिक वक्तव्य नहीं था, एक सर पर्सनल केमिस्ट्री के हिसाब से सर वह दिया गया था। और सर चूंकि कोई भी सर विदेश नीति देश के हितों के हिसाब से सर वो बदलते रहते हैं, सामरिक स्थिति और सर परिस्थिति देश के हिसाब से सर विदेश नीति उसको तय करती है कि उस समय उस देश की क्या प्राथमिकताएं हैं। और सर अमेरिका के अभी प्राथमिकता में सर देखा जाए तो चीन के ऊपर काबू पाना उसकी सर प्रथम प्राथमिकता, और सर हिंद महासागर में जो चीन का बढ़ता प्रभुत्व है वह सर उस पर पार पाने के लिए, और जो चीन की महाशक्ति बनने की सर जो आकांक्षा है उसको सर काउंटर करने की अभी अमेरिका की नीति है। और सर इस नीति के लिए अभी भारत उसके लिए सर सबसे सहयोगी हो सकता है। तो सर अभी इस कारण से, चूंकि सर व्यक्तिगत कुछ नहीं चलता है इंटरनेशनल रिलेशन में, देश के हित प्रथम आते हैं, तो सर अमेरिका के लिए वो अपने हित को देखने के लिए भारत की ओर सर रुख जाग रहा है। और सर भारत भी है कि इस परिस्थिति को फायदा उठाते हुए, चूंकि सर अब मल्टीलैटरलिज्म को सपोर्ट कर करके और अपने आप को सर आगे बढ़ाने के लिए सर भारत भी डिफेंस टाइज कर रहा है, तो सर अपने अपने हित साधने के लिए सर ये किया जा सकता है, और बहुत सर दिक्कत इसमें नहीं होगा सर। और बताइए, और क्या जो कोई स्थानीय खबर बता सकते हैं? सर बाकी तो सर ये चुनाव के एग्जिट पोल से संबंधित नतीजे थे, और रणनीतिक पोस्ट ही सर बहुत ज्यादा था कि सर कहाँ कितना परसेंटेज वोटिंग हुआ है। तो इसमें सर लगभग जितना 2015 में वोटिंग हुआ था 0.50 की कमी आई है, लेकिन कोरोना काल में सर इतना अच्छा वोटिंग हुआ, ये सर काबिले तारीफ है। और साथ ही जिस प्रकार की तैयारी और काफी सजगता से निर्वाचन आयोग के द्वारा सर तैयारी की गई है, इसकी सर सराहना सर ना केवल नेशनल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया भी कर रही है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल, इसमें एक माह से कम का ही डिफरेंस था। ये ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में इतना अंतर क्यों हो जाता? कहीं ओपिनियन पोल, कहीं ऐसा तो नहीं कि ओपिनियन पोल जो है एक प्रायोजित कार्यक्रम है? सर ओपिनियन पोल से बहुत पहले लिया जाता है, और बाद में चुनावी सभाएं होती है। विभिन्न सर को बताया जाता है अपने मैनिफेस्टो के बारे में, क्या कैसे करेंगे, और वोटर किसी न किसी के प्रति धारणा बनती है। तो पोल सर एकदम सर लिया जाता है, लेकिन सर कभी भी इसकी विश्वसनीयता को सर, क्योंकि सर इसका जो सैंपल साइज होता है वह बहुत कम होता है, और हमारे यहाँ सर करोड़ों की संख्या में वोटर है और सैंपल साइज देखा। अच्छा, इस चुनाव में अगर आप देखें तो पुनः आप देखेंगे कि आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोग को भी सभी पार्टियों ने प्रश्रय दिया। तो बिहार जैसे प्रदेश में जहां विकास की इतनी संभावनाएं हैं, इनका जीतना आप कहाँ तक उचित मानते हैं,
और इनको टिकट भी देना, ये राजनीतिक पार्टियां इससे परहेज क्यों नहीं कर पाती हैं, इसके पीछे क्या कारण आप देखते हैं? और मुझे इस प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के कोई समाधान बताइए, उपाय बताइए, जो चुनाव आयोग के द्वारा कुछ इसमें संशोधन किया जाना चाहिए।